एक बार दोबारा से मैं एक और टॉपिक था जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में। वह है मेटा डेटा। क्योंकि ये भी थोड़ा सा क्योंकि BLIS के स्टूडेंट्स हैं, तो इसको समझने में भी थोड़ा इश्यू होगा। तो यूनिट 13 में BLI 223 का, और आप अगर अपना बुकलेट खोलेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको 13.4 में, पेज नंबर 51 पे, मेटा डेटा टूल्स फॉर कैटलॉगिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। तो सबसे पहले अगर आप लिखने जाएंगे, व्हेन इट कम्स टू योर व्हेन यू टॉक ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। सिंस द टाइम ऑफ पैनीजी एंड कटर, ये दो लोग हैं, इनके समय से, कटर एंड पैनीजी, library have been evolving a set of tools for gaining bibliographic controls of books, journals, and other print resources. As the volume grows, the format of resources diversify, principle of organization undergo change all the time. अब जैसे हम शुरू से ही देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, तो क्या है, रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती हैं। उसी उसी तरह से बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, और भी प्रिंट रिसोर्सेस हैं, तो वो क्या है, बढ़ रहे हैं, उसके वॉल्यूम ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। और जिस उसके फॉर्मेट्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो समय समय पर चेंज होती रहती है, जिससे कि उसका जो कंटेंट है उनको लोगों के लिए एक्सेसिबल, जो जिससे कि लोगों को आसानी से उसको अवेलेबल कराया जा सकता है ना, टू मेक देम अवेलेबल टू द नो to the people, through the users. So in print dominated library environment, the principle of organization were applied manually। और प्रिंट डोमिनेटेड लाइब्रेरी का मतलब है कि जो लाइब्रेरीज मैनुअली फंक्शन करते हैं, जिनके पास प्रिंट कलेक्शन ज़्यादा होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, मैनुअली फंक्शन करते हैं। एंड द सेट ऑफ रूल्स दे क्रिएटेड फॉर टेक्निकल प्रोसेसिंग वाज नोन एज कैटलॉगिंग। और उसका जो टेक्निकल सेक्शन है उसको क्या, किस नाम से जानते हैं, कैटलॉगिंग। जैसे हमने पहले कैटलॉग कार्डों की बात कर रहे थे। ठीक है। दिस प्रोसेस इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन मैनुअल एनवायरनमेंट। और अभी बहुत कम, अगर हम बात करते हैं इसका यूज की बात कर, जहाँ तक है तो कम जगह पे यूज हो रहा है, बहुत ही जो पुरानी लाइब्रेरीज होंगी। अदरवाइज तो जो नई लाइब्रेरी का जो सेटअप है वो सारा इस तरह का है कि उसमें ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग, ये सब चलता है ना। तो इस तरह से जो पहले वाला जो कैटलॉगिंग है और अब की कैटलॉगिंग है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि नया वाला सिस्टम क्या है, कम लेबर उसमें लगती है, कम मैन पावर उसमें यूज होती है। और इकोनॉमी वाइज भी पहले वाली जो है जिसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसमें मैन पावर लगती थी, तो क्या होता था, उससे पैसे के खर्चे भी ज़्यादा आते थे। तो अब क्या है, लेस एक्सपेंसिव है और मोर फ्रेंडली है। जो आपका जो सर्चिंग है वो विद इन अ सेकेंड हो सकती है, लेकिन पहले वाले में टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। ठीक है। तो कई बार जो है डुप्लीकेशन के भी चांसेस रहते थे। और डिपेंड करता है लाइब्रेरी, अगर छोटी लाइब्रेरी है तो हो सकता है आसानी से मैनेज हो जाए, लेकिन जब हम बड़ी लाइब्रेरी की बात करते हैं, जैसे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इनके पास लाखों के नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग तरह के हैं, रेफरेंस लेके लेकर के आप इंसाइक्लोपीडिया बुक्स हैं, और सारी जो हैं उनके पास, तो उनको उनमें क्या है, टाइम लगता था। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मेटा डेटा, है ना। तो मेटा डेटा हम समझेंगे। मेटा डेटा के कई सारे प्रकार भी हैं, और हर जगह पे अपने अपने उनका उनका यूज करने का मतलब उनको सबसे पहले हम ये समझेंगे मेटा डेटा क्या है। तो मेटा डेटा के बारे में
मेटा डेटा, डेटा के बारे में डेटा, जो डेटा है उसके बारे में जो डेटा है उसको बोलते हैं मेटा डेटा। और दूसरे शब्दों में वह जानकारी है जिसका उपयोग उस डाटा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी वेब पेज, दस्तावेज या फाइल में निहित होती है। ठीक है, तो मेटा डेटा की एक, अगर हम बात करें एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की या अब्स्ट्रैक्ट एक छोटे से शब्दों में हम उसको ख़त्म करें या बताएं आपको, तो मेटा डेटा प्रत्येक, हर जगह पे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, उनके द्वारा भी कई तरीक़ों से उसको उपयोग में लाए जाने वाली जो जानकारी उसको रिप्रेजेंट करता है। यह जो है सूचना प्रणाली, जिसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं, वेबसाइट्स की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और संगीत जैसे हम उसकी बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, इवन ऑनलाइन रिटेलिंग में इनको जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेटा डेटा की अगर बात करें एक सबसे आसान एग्जांपल, तो किसी भी जो डॉक्यूमेंट के लिए मेटा डेटा में क्या चाहिए होता है, ऑथर, फाइल का क्या साइज है, और जो डॉक्यूमेंट है उसकी बनाने की क्या डेट रही होगी, क्या डेट है, और दस्तावेज का जो जो डॉक्यूमेंट है उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, इसको कीवर्ड कीवर्ड डाल देते हैं, जिससे कि आसानी से हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की जो उसमें शामिल किया जाता है, इस तरह के जो है हम अलग अलग, जैसे ऑथर हो गया, साइज हो गया फाइल का, उसकी जो डेट ऑफ प्रिपेयर, जो कौन सी डेट में हमने उसको तैयार किया है ना, तो कीवर्ड्स डाल देते हैं, ये सारे उसमें शामिल होते हैं। तो किसी, जैसे हम किसी म्यूजिक फाइल की के लिए जो है मेटा डेटा में क्या डालते हैं, आर्टिस्ट का नाम डालते हैं, और उसका आर्टिस्ट में क्या है, वो उसके ऊपर क्या है, एल्बम, उसका एल्बम का नाम हम लेते हैं उसमें। तो इस तरह से मेटा डेटा के कई प्रकार हैं। मेटा डेटा के कई प्रकार क्या हैं कि इसके कई सारे एम्स हो सकते हैं, कई सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं, और ज़्यादा मतलब इसके जो व्यापक है, बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, इसका उपयोग क्या है, बड़े लेवल पे किया जाता है, जिन्हें इंडस्ट्री वाले जो हैं, जैसे व्यवसायी बोलते हैं, व्यवसाय के मामले, व्यवसाय को चलाने के लिए, तकनीकी टेक्निकली उसको यूज़ करने के लिए, या हम जैसे हम परिचालन बोलें, ठीक है, इनके रूप में हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, उनको क्लासिफिकेशन उसको कर देते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा है उसमें क्या क्या आता है, जैसे टाइटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसका जेनर क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति है, उसका ऑथर कौन है, उसका क्रिएशन डेट क्या है, ये सारे डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा में आते हैं। ठीक है, तो ये है मेटा डेटा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मेटा डेटा। डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा विच कैन इंक्लूड टाइटल, सब्जेक्ट, जेनर मतलब उत्पत्ति, ऑथर, और क्रिएशन डेट। ठीक है, उसका दूसरा प्रकार है राइट्स मेटा डेटा। राइट्स का मतलब है, जैसे हमने कॉपीराइट का स्टेटस क्या है, कॉपीराइट समझते हैं ना कि वो किसके, कौन उसको, किसके पास उसका अधिकार है। राइट्स होल्डर, कॉपीराइट स्टेटस क्या है कि ऑथर के पास है या पब्लिशर के पास है, उसके राइट्स होल्डर कौन है, अधिकार का जो हक है वो कौन है, लाइसेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसमें शामिल हो सकती हैं। राइट्स के जो मेटर दूसरा प्रकार है मेटर डेटा, वो है राइट्स मेटर डेटा, अधिकार की बात करते हैं, जो कॉपीराइट हो गया, राइट्स हो गए, लाइसेंस हो गया। तीसरा है तकनीकी मेटा डेटा। व्हाट इज द थर्ड वन, टेक्निकल। इसमें है फाइल का प्रकार, उसका साइज, क्रिएशन डेट, उसका समय, और उसको कंप्रेस करने के प्रकार। ठीक है, तो तो टेक्नी टेक्निकल मेटा डेटा का उपयोग अक्सर क्या है, डिजिटल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में और इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
परिरक्षण मेटा डेटा, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मेटा डेटा, जिसका उपयोग नेविगेशन में किया जाता है। नेविगेशन आप जानते होंगे, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय जब हम नेविगेशन लगाते हैं कि भाई हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो नेविगेट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन मेटा डेटा, जिसका उपयोग हम किस में लाते हैं, नेविगेशन के लिए किया जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है मार्कअप लैंग्वेजेस। इसका मार्कअप लैंग्वेजेस में जो है नेविगेशन और इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मेटा डेटा शामिल होता है। तो मार्कअप लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज में हेडिंग, नेम, डेट, लिस्ट और पैराग्राफ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कैटलॉगिंग मेटा डेटा के टूल्स की बात करते हैं। इसमें डेटा स्ट्रक्चर में क्या करें, मेटा डेटा टूल्स फॉर कैटलॉगिंग नेटवर्क रिसोर्सेज आर टू मेनी एंड मेनी ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब कई बार क्या होता है कि जो उसकी कैटलॉगिंग, जब हम कैटलॉगिंग करते हैं तो उसमें वो डिपेंड करता है कि वो क्या है, वो किस नेचर का डॉक्यूमेंट है, क्या किस नेचर का, किस टाइप का रिसोर्स है। तो टाइपोलॉजी ऑफ मेटाडेटा कैन बी मैप्ड इन फॉलोइंग वे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्ट्रक्चर को कौन से में यूज कर सकते हैं, आप इसको पढ़ करके समझ करके लिखने के लिए आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। डबलिन कोर, MODs, मोड्स, CDWA, VRA, LOM। फिर पहला है डेटा स्ट्रक्चर, फिर है डेटा कंटेंट, तीसरा है डेटा वैल्यू, चौथा है डेटा फॉर्मेट। तो इसके डेटा जो कंटेंट है उसको आपने कई बार सुनते होंगे जब पढ़ाते हैं, तो AACR2, RDA, FRBA, CCO, CDPD, CMBP। डेटा वैल्यू LCSH, AAT, TGN। तो ये आपको याद करने की चीज़ें हैं, इसको याद करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। डेटा फॉर्मेट आपने हर बार जब देखते हैं, XML हो गया, SGML हो गया, मार्क हो गया, ठीक है, जिसको हम अपनी लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग में यूज करते हैं। डेटा प्रेजेंटेशन ISBT, तो मैंने ISBT भी एक बार समझाया था। CSS और XSLT, तो ये डेटा प्रेजेंटेशन है। तो here we briefly introduce code sets of metadata developed particularly for online cataloging, जैसे AACR2 हो गया, RDA हो गया और मार्क हो गया, and two more related standards namely AACR2। और AACR2 को फुल फॉर्म क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, which is a content standard for bibliographical description and access। तो AACR2 क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है किसके लिए, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए। और ये केवल बुक्स ही कवर नहीं करता है, इट कवर्स नॉट जस्ट बुक्स बट ऑल अदर प्रिंट फॉर्मेट्स एज वेल। इसमें बुक्स के अलावा और भी जितने प्रिंट फॉर्मेट हैं वो सारे इसको ये कवर करता है, AACR सॉरी। So rules for each category material specify what fields should be used and what data to include in each field। और इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं AACR2 के, AACR के, वह हैं वन प्रिंसिपल एंट्री पर रिसोर्स, कैटलॉग फ्रॉम आइटम इन हैंड एंड चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको इस तरह से आप पढ़ करके जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है AACR2। इट इज फर्स्ट पार्ट डी इट इन इट्स फर्स्ट पार्ट डील्स विद बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस, जिसमें जनरल रूल्स हो गए, रिसोर्स स्पेसिफिक रूल्स हो गए एंड रूल्स रिगार्डिंग एनालिटिकल एंट्रीज। द सेकेंड पार्ट डील्स विद choice and constructions of access points।
अब बात करते हैं मेटा डेटा टूल की। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ AACR2 एज अ मेटा डेटा टूल फॉर कैटलॉगिंग ऑनलाइन रिसोर्स इज फेडिंग आउट ड्यू टू फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स। और इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स, कमियां रह गई हैं कि इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर की कमी है। मिक्सिंग कंटेंट एंड कैरियर डाटा, जो कंटेंट है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। हायरार्किकल रिलेशनशिप मिसिंग, जो हायरार्की होती है उसका जो रिलेशन है, जब हम उसकी बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, वो मिसिंग है। और इसमें जो है एंग्लो अमेरिकन सेंट्रिक व्यू पॉइंट है, मतलब अमेरिकन और एंग्लो अमेरिकन जो इसका जो वो है व्यू पॉइंट है, वो ज़्यादातर उसी को फोकस में करके इसको तैयार किया गया है। इसको ज़्यादा वो वैल्यू तवज्जो मिलती है। एंड रिटर्न बिफोर FRBR, नॉट इनफ सपोर्ट फॉर कोलिगेशन, अनक्लियर रिलेशनशिप विद मार्क फॉर्मेट। और इसका जो रिलेशनशिप, अगर हम मार्क की बात करते हैं, तो उसके साथ जो उसका जो फॉर्मेट है वो क्लियर नहीं है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। आरडीए का मतलब होता है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। और ये जो है किसको रिप्लेस करता है, द न्यू स्टैंडर्ड दैट विल रिप्लेस AACR2। और इसका जो एम है, पर्पज है, क्या है, रूल शुड बी इजी टू यूज एंड इंटरप्रेट। तो आरडीए क्या है, उसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कि जो रूल होने चाहिए इजी, आसान, और जिसको इंटरप्रेट, उनको समझने में और समझाने में आसानी हो। बी एप्लीकेबल टू एन ऑनलाइन, और जो ऑनलाइन में भी अप्लीकेबल हो। और जो नेटवर्क, हमारा जो इन्वायरमेंट है, नेटवर्किंग का इन्वायरमेंट है, उसमें भी अप्लीकेबल हो। प्रोवाइड इफेक्टिव बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया। अब जिस आरडीए का मकसद क्या है, कि ये इफेक्टिव बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, जब हम बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं, तो उसका जो कंट्रोल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और सारे टाइप के मीडिया से वो एप्लीकेबल होना चाहिए। सारे की को सारे को बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल दे, सबको कंट्रोल करे, सारे मीडिया, सारी तरह, हर तरह की मीडिया को। सो इनकरेज यूज बियॉन्ड दी लाइब्रेरी कम्युनिटी। और इसको क्या है, आरडीए में इसका एक और उद्देश्य है कि लाइब्रेरी कम्युनिटी से भी दूर, अब क्योंकि कई बार क्या है, हम अपनी लाइब्रेरी तक सीमित लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसका मकसद है कि हम उसको और आगे भी, मतलब उससे लाइब्रेरी कम्युनिटी से भी बाहर अगर कोई इसको यूज करना चाहे, उसको भी, वो भी उसको कर सकता है। बी कॉम्पेटिबल विद दी अदर सिमिलर स्टैंडर्ड। और जो कॉम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं, तो इस तरह के और भी कोई स्टैंडर्ड्स हो, उनके साथ कॉम्पेटिबल हो, मतलब उनके साथ ये आसानी से इसको हम कंपेरेबल वो कर सकते हैं, मैचिंग मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलग स्टैंडर्ड हो तो उससे आपको इश्यू नहीं आए, मतलब ये फॉर्मेट लो है सिमिलर रहें, दूसरे उसके साथ में हम लोग इसको साथ कॉम्पेटिबल रख सकें। हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर हो लॉजिकल हो। और उसका दूसरा मकसद है इंटरनेशनल एग्रीड प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। इंटरनेशनली एग्रीड प्रिंसिपल के साथ लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। तो सेपरेट कंटेंट एंड कैरियर डेटा, और कंटेंट सेपरेट हो और डेटा को कैरियर करने में सक्षम हो, ठीक है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर मैं और देखता हूँ, जैसे ISBT का भी थोड़ा सा बात कर लूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो लेट अस एंड इट हेयर। और उम्मीद करता हूँ आपको इससे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर कोई क्लियर नहीं होगा तो जस्ट पुट इट, जस्ट send your comments over there, and I'll just go through it, and I'll try to send you one more video. Thank you for watching.